हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। अगर आप लोग 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन नोट्स है, ठीक है। तो आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है। आपको व्हाट्सअप ग्रुप का PDF में ज्वाइन करिए और ठीक है, और बोल दीजिए कि हमको चाहिए PDF, ठीक है, इसका तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 2 जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 37 क्वेश्चन बता दिए थे, 38 क्वेश्चन से आगे बताना था, ठीक है। आपको व्याख्या वाला क्वेश्चन बोले थे अगला वीडियो में बना के दे देंगे, तो अगला वीडियो में दे रहे हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस पर आपको सारा विषय का आपको, ठीक है, सारा के सारा विषय का आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, ठीक है। सभी विषय का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, जो सभी विषय का दे देगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस लेकर हिंदी सब, ठीक है। अगर नहीं देखें तो जरूर जाइए एक बार एग्जाम प्री को चेक करिए वीडियो आपको कहाँ तक मिल गया। अब की बारी जो आपकी बार जो हम आप लोग को बीच में सब्जेक्टिव देने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए और 2025 में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको देख लेते हैं। ये कभी भी एग्ज़ाम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या है कि सब प्रसंग व्याख्या करें। जहाँ मारू ज्वाला धधकती, छत की कण को तरसती, किन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस रे मन। इसका क्या करना, आपको व्याख्या करना है। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद और रचित कविता तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब मनुष्य का जीवन, ठीक है, जब मनुष्य का जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की भांति धधकता है तब आनंद रूपी बारिश इसके मन को सुखी प्रदान करती है। तो इतना आपको सटीक आंसर लिखा गया, आप जरूर नोट करिए, नोटबुक में बनाइए और बताइए कि एग्जाम प्री आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा है, ठीक है। तो ये लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद और रचित है, तो मूल कोलाहल कला से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब मनुष्य का जीवन कष्ट की अग्नि से मरुस्थल की भांति धधकता है तो आनंद रूपी बारिश इसके मन को सुख प्रदान करती है, ठीक है। देखिएगा खान नंबर व्याख्या है कि भाई बहन बोल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, लेकिन दिन रात की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा कविता पुत्र वियोग से लिया गया है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहते हैं कि एक बच्चे के साथ जितना संबंध होता है, जितना संबंध मतलब माता का होता है, जितना संबंध भाई का, जितना संबंध बहन का, जितना संबंध पिता का नहीं होता है, माँ उसे अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में रखती है। इसीलिए माँ अपने बेटों को बिना नहीं रह पाते, ठीक है। तो यह जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहते हैं कि एक बच्चे के लिए जितना संबंध होता है भाई, जितना संबंध होता है बहन और जितना संबंध होता है पिता, उससे अधिक, ठीक है, उससे अधिक जो है अपने माँ जो है अपने बेटे को 9 महीने जो है अपने गर्भ में रखती है, मतलब बच्चे को पेट में रखती है। इसलिए माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह पाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गा नंबर व्याख्या करने, ठीक है। गा नंबर में है कि भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए, ठीक है। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति नाभादास द्वारा यानी कि महाकाव्य भक्तमाल से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि यानी कि भागवत भक्ति के अलावा जितने भी धर्म है सब पाप से घिरा हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि भगवत भक्ति के अलावा जितने भी धर्म है सब पापों से घिरा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं गा नंबर व्याख्या, ठीक है। अगला देखिए आपको व्याख्या भी आता है 5 नंबर के करने वाला है, ठीक है, कि व्याख्या करिए। तो लिखिएगा, ठीक है, अपुन खात नंद मुख नावत नवत जो छवि न खात ना बनिया, ठीक है। कहते हैं कि अपुन जो खा रहे हैं मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो खाते हैं कहाँ, नंद बाबा के गोद में खा रहे हैं और उसकी जो छवि बन रही है। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा महाकाव्य सुर सागर से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कृष्ण अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे अपने भी खाते हैं और अपने पिताजी को भी खिलाते हैं, अर्थात नंद बाबा को भी खिलाते हैं। इस सुंदरता के बारे में जितना वर्णन किया जाए कम है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि यानी थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिन देखता आग भर रात में आई, है ना। यहाँ देखिए 39 है,
थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को थपकी देकर लोरियां गाकर सुलाते हैं। बेटा किसी कारणवश उदास दिखाई पड़ता है तो माँ रात भर सो नहीं पाते। ठीक है, उम्मीद है कि आप इतना लिख दीजिएगा। अगला देखिए खा नंबर है कि पूर्व से पश्चिम से आते हैं नंगे भुजंगे यानी कि नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उसके तमागे कौन लगाता है। ठीक है, तो इसका देखिए व्याख्या लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर साय द्वारा कविता अधिनायक से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर चारों दिशाओं से गरीब जनता नंगे पांव आती है, वह कंकाल की तरह दिखाई पड़ती है। इन्हीं गरीब लोगों के पैसे से सिंहासन पर बैठा व्यक्ति को फूल माला पहनाती जाती। ठीक है, फूल माला जो है पहनाई जाती है। उम्मीद है कि आप इस लाइन को भी लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा, कहते हैं प्राति घाट कटक कटीले केती कटी काटी, कलिका से कल की कलेव देती काल को। कहते हैं कि प्रतिघाट कट करते जो है यानी कि मनुष्य का जो है सर काटते हैं और काली मैया को कलेव के रूप में भोजन के रूप में देते हैं छत्रसाल है। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण द्वारा रचित कविता जो है छत्रसाल दशक से लिया गया। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार शत्रुओं की गर्दन को काटकर मृत्यु की देवी काली को सुबह के नाश्ता के रूप में प्रदान कर रही है। ठीक है, तो अगला है कि नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई है ना। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास का, इसका व्याख्या करना। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य विनय पत्रिका से लिया गया, जिसमें तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं कि मैं श्री राम के दासी का भी दास हूँ। ठीक है, मैं श्री राम के दासी का भी क्या हूँ, दास हूँ। ठीक है, अब आगे इसके बढ़ते हैं आगे में। ठीक है, नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। ठीक है, श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है कि आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात को रचता भी है। ठीक है, इसका व्याख्या करना। यानी कि आदमी अर्थात को जीता ही नहीं अर्थात को रचता भी है। लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति लेखक मल्याज के 10 मई 78 की डायरी से ली गई। मनुष्य अपनी जिंदगी में जो कुछ करता है, जिन संघर्ष के साथ रहता है वह अर्थात यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल नहीं। मनुष्य अर्थात को जीता ही नहीं बल्कि रचता भी। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कहा गया कि आश्चर्य था कि जितने लंबे अरसे उसके अड्डे की उतनी अच्छी तारीफ से जाने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उस मारने की कोशिश नहीं की। इसका क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। सुनिएगा, कहते हैं आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसकी अड्डे की इतनी अच्छी तरफ से जाने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो लिखेगा जब लेखक तिरिश को जलाने जाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि काश मैं तिरिश को मैंने पहले ही मार दिया होता तो ये सारी घटनाएं घटित नहीं होते न, सारी घटनाएं नहीं घटती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगर 2025 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो शुरू से अंत देख लीजिएगा, तो आपको पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 42 है, हम तो अपनी समय की आवश्यकता की उपज है। ठीक है, हम तो अपनी समय की आवश्यकता की उपज है। इसका व्याख्या करना है। तो लिखेगा भगत सिंह कहते हैं कि देश सामाजिक आर्थिक परिस्थिति ही राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस समय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का शोषण होगा उस समय राजनीतिक उथल पुथल होता ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। इसको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो लिखेगा इस पंक्ति के माध्यम से चंद्रदास शर्मा गुलेरी बताते हैं कि जब लाना सिंह को गोली लगता है तो उसे बचपन की सारी घटना एक एक कर आती है। ठीक है, इतना आप व्याख्या कर सकते हो। ओके,
क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है, सच है जब तक मनुष्य, यहाँ देखिए कर दिएगा बोलता, ठीक है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो लिखिएगा उत्तर में निबंध के माध्यम से, ठीक है। निबंध के माध्यम से बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका क्या करना है, व्याख्या करना, ठीक है। व्यक्ति से नहीं, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमें किसी परस्पर व्यक्ति से नहीं, हमें के तो नीतियों से झगड़ा है, हमको सिद्धांतों से झगड़ा है और उनकी कार्यों से झगड़ा है। तो इसका व्याख्या करना है। तो लिखिएगा जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं बल्कि हमें उसकी गलत नीतियाँ सिद्धांतों से तथा उनके कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य नीति सिद्धांत गलत है होंगे मैं उनका विरोध करूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतना भी लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, BBI क्वेश्चन है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और एग्जाम फ्री को सपोर्ट जरूर करिए। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िएगा 90 65 71 94 39, ठीक है। आपको एग्जाम फ्री चैनल पर आपको पूरा ही कंप्लीट दिया जा रहा है। आपकी बार अगर 450 नंबर का अगर सपना है तो आपकी बार आपको जरूर सपना साकार होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में आपका नाम हो तो जरूर रेगुलर देखिएगा, ठीक है, जो भी वीडियो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है ना। कहते हैं प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लत अपने वृक्ष को देखती है। तो उत्तर लिखेगा रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से नारी की पराधीनता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब से मानव ने कृषि का आविष्कार किया तब से प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लत अपने वृक्ष को देखती है। इसका इस तरह से उत्तर दे दिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर, कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब, है न। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, निर्धनता का मतलब गरीबी को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं इस समाज में छोटे जाति के लोग से बहुत कठोर काम करवाया जाता है और बदले उन्हें जूठन और गालियां मिलती है। यह समाज अत्यंत क्रूर था जिसमें मेहनत का कोई मोल नहीं था। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 47 भी आप समझ पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 है, कला के सिद्धांत क्या है वर्णन के, ठीक है। कला के लिए सिद्धांत क्या है वर्णन कीजिए। तो लिखिएगा कला के लिए सिद्धांत यह है कि प्राकृत मुक्तकों का प्रचलन अधिक होना और लंबी कविताओं का नकार जाना, है न। कला के लिए सिद्धांत यही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिक्षा का क्या अर्थ है इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें, है न। शिक्षा का क्या अर्थ है इसके कार्यों एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो लिखिएगा कि शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित कराना है, ठीक है। शिक्षा का कार्य केवल नौकरी और व्यवसाय के योग बनाना नहीं, ठीक है, बनना नहीं, बल्कि शिक्षा संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ठीक है। इसका समझ लीजिएगा शिक्षा का क्या अर्थ है इसके कार्यों और उपयोगिता को स्पष्ट करें। तो लिखिएगा शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। शिक्षा का कार्य केवल नौकरी और व्यवसाय के योग बनना नहीं बल्कि शिक्षा संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, है ना। इसका व्याख्या करें। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये भी बात सही है। लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक यह बताते हैं कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है, ठीक है। बातचीत एक विशेष तरीका होता है जिसके माध्यम से
जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु जब मनुष्य बचल हो जाता है, बचल के मतलब मनुष्य जब अधिक बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष जो हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, वह दोष हो जाता है। परंतु जब वह सलीके से बातचीत करता है, सलीके से मतलब कि जब सही तरीके से बातचीत करता है, ठीक है, तो वह गुण है। लेकिन जब मनुष्य चुप रहता है तो उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहते हैं कि आप अगर चुपचाप शांति से हैं तो आपके गुण और दोष को पता नहीं किया जा सकता। जब आप ज़्यादा बोलने लगेंगे तो बोला जाएगा कि आपका चरित्र कैसा है ना, व्यक्ति कैसा है, आपके गुण और दोष प्रकट हो जाएगा। परंतु आप जब काबू करके बोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति बहुत ही अच्छा, ठीक है। अगला है किस्सा प्रसंग यानी कि प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं, ठीक है। प्रसंग एवं क्या बताएं, अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध यानी धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। इसका क्या करना है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताना है। तो लिखेगा कि जैसे आपको लिखा गया है, ठीक है, नीचे में वैसे ही आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि आगे पीछे इस लाइन में कभी नहीं लिखना है, ठीक है। लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधार शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा से लिया गया, ठीक है, उसने कहा था से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया कि जब युद्ध खत्म हो जाता है तो लाना सिंह के बचपन की सारी घटनाएं याद आती है। 12 वर्ष की उम्र में अमृतसर के चौके पर, ठीक है, अमृतसर के चौके पर 8 साल की लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी और तेरी कुड़माई हो गई ऐसा कहकर उसे छेड़ता था, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि मरने के समय जीवन के सारे घटना एक एक करके सामने आती है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर आप देखिएगा, मर्म स्पष्ट करें, ठीक है। क्या करें, मर्म स्पष्ट कर लिखेगा। अब तो आड़ में यह आम खूब फलेगा, ठीक है। अब के आड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम। जिस महीने उनका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया आम का पेड़, ठीक है। तो इसका क्या करना है, मर्म स्पष्ट करना। तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति चंद्रदास शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। कहते हैं सूबेदार के एक वचन, ठीक है, सूबेदारनी के एक वचन के कारण लाना सिंह अपने आप को कुर्बान कर दिया। अंतिम समय वजीरा सिंह लाना सिंह का सर अपनी गोद में रखता और पानी पिलाता और कहता है कि अब की आड़ में या खूब आम फलेगा, ठीक है। अब की आड़ में जो है, अब की आड़ में खूब फलेगा और चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने में कीरत सिंह का जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने क्या लगाया था, आम का पेड़ लगाया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए पत्र लेखन है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पत्र लेखन आपको चाहिए कि हाँ सर आपको पत्र लेखन आते हैं 5 नंबर का, तो 5 नंबर आपको फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो पत्र लेखन आपको बहुत सारे मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आप लोग को वीडियो इसी तरह से आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देने का प्रयास करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप में जरूर चुनिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमेशा जरूर बोल दें हाँ सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर अगला वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।